बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में गर्मी बढ़ रही है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, लोग परेशान हैं। अब आगे तो यही होगा क्योंकि आपको पता है कि जी हमारे पास एक रीज़न है कि बिजली नहीं है, बिल ज़्यादा आने हैं और गर्मी बढ़ेगी। सो इसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे आ रहा है, लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। सो कुछ चीज़ें जो हैं वो आप मैनेज करना ज़िंदगी में सीखिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल 3-4 महीने आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। घरों में भी लोग परेशान हैं, स्कूल्स बच्चे जाते हैं, गर्मी इतनी शदीद है, लोग परेशान हैं, कारोबार अलहदा से लोगों के मुतासर हो रहे हैं। सो तलब व रसद में अब जब तक बैलेंस नहीं होगा और पूरी गर्मियाँ यही सिलसिला जारी रहेगा, सो आपको थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करना है। और ये है कि जी गर्मी के मसाइल से बचने के लिए अभी तो बाहर अच्छी खासी धूप है, दिन का आगाज़ है। सो आप लोग डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को हो जाती है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अगेन साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हम बाहर से मशरूबात वगैरह पी लेते हैं, जगह जगह पे ठेले लगे नज़र आ रहे हैं, रेहड़ियाँ लगी नज़र आ रही हैं। सो ये बीमारियाँ बांट रहे हैं। आप लोग ज़रूर मशरूबात का इस्तेमाल करें, घर में बनाएं, पानी साफ़ सुथरा हो ताकि आप लोग महफूज रह सकें। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आ जाते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं? शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज, कोई रियायत ना की जाए, वज़ीर आज़म का बयान। जाली ज़रिए अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में तजावुज़ात की भरमार, बाजार सुकड़ गए, इंतजामिया खामोश। और जी कमिश्नर साहब ने टास्क दे दिया है, अब समनाबाद अंडरपास के तामीराती काम की मॉनिटरिंग कैमरों से होगी। सो फाइनली मुझे गुड न्यूज़ लग रही है, ये इसका मतलब कि काम तेज़ होगा। हमने आना है इस खबर की तरफ भी और दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, अली साहिब साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, आ जाते हैं पहली खबर और ये है जी कोई रियायत नहीं होगी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। सानहा 9 मई के हवाले से उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग ली है। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में शुरका से मुशावरत, फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फौजी अदालत में चलेंगे, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ साहब का। हमें दूसरी जानिब हम देख रहे हैं CM साहब भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, IG साहब भी इस पर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। सो अब तक की कार्रवाई क्या हुई है, पुलिस ने अब तक क्या किया? हमारे साथ क्योंकि साई साहब मौजूद हैं, उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। साई साहब, क्या कार्रवाई की है अब तक पुलिस ने? तकरीबन ना कोई 3,500 के करीब ऐसे शरपसंद अनासर पकड़े गए हैं। लाहौर में 2,000 से ज़्यादा हैं, पंजाब में कोई तकरीबन 4,000 तक ये तादाद पहुंच गई है। और रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस ने जो जियो फेंसिंग के ज़रिए जो कार ट्रेस किए हैं उनके ज़रिए और जो वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं उनको मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वेरीफाई करके, यानी सेफ सिटीज़ के कैमरों के साथ वीडियोज़ को वैसे जो वहाँ से मिली हैं और दीगर सोर्सेज से जो उनके पास आ रही हैं। मैंने उस दिन खबर भी दी थी कि CTD हेडक्वार्टर में ये बनाया गया है कंट्रोल रूम, वहाँ पे 2,000 से ज़ायद वीडियोज़ मिली हैं, 200 के करीब कॉल्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के हवाले से दी गई हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर, और उसमें 65 के करीब 3 दिन पहले लोग जो थे उस इंफॉर्मेशन की बदौलत जो है वो पकड़े गए हैं। पुलिस भी खासी मुतहरक है, पुलिस की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर रेड भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि कुछ 6 से लोग जो वहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे थे उनके भी जो है वो नाम सामने आए और अब रिक्वेस्ट की गई है कि खुदारा हम जर्नलिस्ट हैं, जहाँ पर भी कोई ऐसा हंगामा होगा वहाँ पे हम पहुँचेंगे, ड्यूटियाँ करेंगे, तो उनको आप थोड़ा इस साइड से। इतना मुश्किल मरहला है, मतलब जब आपसे बात हुई, इरफान से बात हुई, आप लोग कहते हैं कि तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। तमाम जदीद सहूलियात मौजूद होने के बावजूद शहर में कैमराज भी हैं सेफ सिटी के, अब तक इन लोगों तक पहुँचना क्यों इतना मुश्किल है? हाँ ना, देखें ना, एक बलवा था, एक जत्था था, उसमें से आपको हर चीज़ को माइन्यूटली देखना पड़ेगा। कोई कोशिश की जा रही है, CM साहब की जानब से भी डायरेक्शन है, PM की जानब से भी और IG पंजाब की जानब से बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है, लाहौर पुलिस को भी, पंजाब पुलिस को भी,
कि कोई भी ऐसा इनोसेंट पर्सन जो वहाँ पे नहीं था, हाँ। उसको आपने किसी सूरत में, चूँकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सख्त हैं, अगर केसेस जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में तो वहाँ पे सज़ा बड़ी सख्त होगी। वहाँ पे ये हमारी आम अदालतों की तरह कहते हैं कि बिल्कुल ट्रायल नहीं होगा। वहाँ पे या सज़ा होगी या वहाँ पे माफ़ी होगी, दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा डिसीजन नहीं दिया जाना। तो इसलिए चीज़ों को अब GIT भी बना दी गई है, DIG अगर कामरान फौजी खान के अदालतों में सरबराही। जाएंगे तो ये केसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनको क्या ज्यादा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है? और चूँकि वहाँ पे सज़ाएं सख्त हैं, ठीक है, और सज़ाएं उसमें इस तरह नहीं जिस तरह डिटेल्ड चीज़ें कहते हैं कि ये जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें दी जाती हैं। नहीं आई मस्ट मिलिट्री अप्रिशिएट, कोर्ट्स ये तो में फिर बहुत अच्छा मिलिट्री एग्जाम। कोर्ट्स में सज़ाएं भी सख्त हैं, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको सिर्फ एक्विटेड लिख के फारिग करवा दिया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली देख रही है, पुलिस भी यही कोशिश कर रही है। अब GIT भी बन गई है जिसमें DIG रैंक के अफसरान हैं, SSP रैंक के अफसरान हैं, ASPs हैं, DSPs हैं, तफ्तीशी नीचे सब। आई होप ये जो पहले माजी में GITs बनती रही हैं उस नौयत की ना हो। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है ना। क्योंकि यहाँ पे साहब तो देखिए, हमने इन लोगों को मंजर आम पर लाकर करार वाकई सजा देनी है। ये लोग हमारे मुल्क की साख पे जिस तरह वो 9 मई का दिन था, और इंतहाई मैं तो कहता हूँ कि वो जो एक चीज़ उसमें पोर्ट्रे की गई, वो सियासी पार्टी की जानब से दिखाया गया कि हम फ़ौज की अमलाक तक किस तरह पहुँच गए हैं, कोई एक विक्ट्री का वहाँ पे निशान दिखाया गया, और जिस तरह वहाँ पे आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई, दरवाजे तोड़े गए, आगे से बिल्कुल रेजिस्टेंस शो नहीं हुई। ठीक, हालांकि अगर वहाँ से रेजिस्टेंस शो होती तो मेरा ख्याल है, जैसे IG पंजाब अक्सर कहते हैं कि गोली चलाना आसान है, गोली ना चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सब्र करना पड़ता है, एक बंदे के पास हथियार है, ताकत है, लेकिन इसके बावजूद अगर जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब है वो सब्र कर रहा है। तो इन लोगों ने ना पिंडी में कोई चीज़ छोड़ी, ना लाहौर में जो है कोई शर्म की, और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इनको फौजी अमलाक मिली, तनसीबात मिली, वहाँ पे जाके हमला किया, नुकसान पहुँचाया, और इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। और अब छुपते किस बात से फिर रहे हैं? मैं कहता हूँ गिरफ्तारी दें। ये जो कहते हैं हम इनकलाब लाना चाहते हैं, ये कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? यहाँ पे आप आज़ाद हैं। इनकलाब सिर्फ ये है कि खान साहब को इक़्तिदार वापस मिलना चाहिए। बस इसके अपने दौरे हुकूमत में ये सबको कहते थे मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, सुन लो, ये हर तकरीर में कहते हैं सुन लो। तो अब ये क्या मसला क्या है? ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो इसके नतीजे में किया गया, जिस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, अमलाक को सरकारी नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। शाहिद सिपरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल मेरा जाना हुआ है पहली दफ़ा कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस में ड्यूटी थी मेरी, और मैं गया, और लोग भी आ रहे थे एंट्री करवा के। मैंने उसको विज़िट किया है, कुछ चीज़ें उसमें मैंने देखी हैं जाके। एक तो होता है ना, आप सरकारी इमलाक है, इमारत है, आप उसको आग लगा देते हैं तो वो जल जाती है। यहाँ तो मुझे मनसूबाबंदी नज़र आ रही थी। क्या था कि आपका एग्जॉस्ट है, एक एग्जॉस्ट है, वो 10-12 फुट पे लगा हुआ है, उसकी लकड़ी आपने अलहदा जलाई है, उसके बाद रोशनदान है, अब वो आपने अलहदा जलाया। मतलब खिड़की है तो वो अलहदा जली है, दरवाज़ा है तो वो अलहदा जलाया। मतलब जितनी लकड़ी की चीज़ें वहाँ थी वो अलहदा अलहदा जलाई गई। ये नहीं है कि आपने एक जगह आग लगाई और पूरी इमारत को उसने लपेट में ले लिया, ऐसा नहीं हुआ। फिर सबसे जो अफसोसनाक अमर है कि आपने मस्जिद को भी शहीद किया है। मुझे बताएं कि हम लोग नारा लगाएं रियासत मदीना का, रियासत मदीना का नारा लगाएं, सही बात है, और उसके बाद मदीना की बातें करें, और अपने काम देखने के क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें, हुकूमत और रियासत के सामने हम हमेशा कहते हैं कि आपको घुटने टेकना पड़ते हैं, रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये इससे कबल जब वारंट के लिए जमान पार्क ने पुलिस में ऑपरेशन किया, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनके कारकुनों को शायद ये था कि हमारी जो रियासत है हमने उनको पीछे धकेला है, रियासत की यह नाकामी है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, और वो एक ऐसा लावा सा बना, एक ऐसा इमेज बना कि जिसकी बुनियाद पर वो बढ़ते गए, और अल्टीमेटली ये हुआ कि आप लिबर्टी से चलते हैं, और लिबर्टी में सारे प्लाजाज हैं, सारी शॉपिंग मॉल हैं, आप उन सब को छोड़ के और एक घर के बाहर आते हैं, वहां आग लगाते हैं, उसके बाद उस घर को आग लगाने के बाद फिर वापस आते हैं लिबर्टी में, और फिर एक और बिल्डिंग को आप लगाते हैं, वो भी अस्करी की। बिल्कुल। मुझे बताएं कि ये मनसूबाबंदी नहीं है तो और क्या है? अब आपने भागना नहीं यहाँ से। ये तो अब आप भागने की कोशिश करें कि रेडी बान जो है वो पकड़ा जाए, उसको मिलिट्री कोर्ट में सजा मिल जाए, मिलनी भी चाहिए। देखें, अगर आप लीडर के पीछे चले हैं तो मैं उन माओं को देख रहा था, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी है, वो कह रहे थे कोई रेडी बान है, कोई रेडी लगाता है, कोई दुकान पे काम करता है। भाई, वो जिस लीडर की पैरवी करके जिसके पीछे निकले हैं, अब उनको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की जो है उसकी वायलेशन हो रही है। मुझे बताएं,
आप सरकारी इमलाक और अस्करी इमलाक को आप नुकसान पहुंचाएं और फिर आप कहें कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये केस ना चले। भाई जिनकी अमारात को आपने लगाया है उनकी अपनी अदालतें हैं, उसमें ही केसेस ये चलने चाहिए। फिर ये नहीं है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी या कुछ और हो गया। दूसरा, आपने जिस घर पर हमला किया वहां पे इंसान नहीं बचते थे, वहां पे वो एक सिंबल है हमारे। देखें हमारी जो बाउंड्री है, हमारे जो बैन अवी सतह पे हम देखें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो जामिन है वो कौन है? पाक फौज के जवान है ना। आपने उनकी फैमिली को नहीं देखा। उस वक्त इंसानी हकूक की कोई वायलेशन नहीं हो रही थी जब आप उनके घरों को आग लगा रहे थे, जब इमलाक को आग लगा रहे थे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इजलास किया है, सीएम साहब ने उनको ब्रीफिंग दी है। जिस तरह साहिब साहब कह रहे थे कि पुलिस मुतहरिक है, हमारे जर्नलिस्ट भाई उसमें पकड़े जा रहे हैं, कैमरामैन भी पकड़े जा रहे हैं। जाहिर है एक प्रोसेस है, अगर वो उसमें से निकलते हैं, निकलना भी चाहिए। जो लोग ड्यूटी पे थे उनको फौरन रिलीज होना चाहिए। और सीसीपीओ साहब का शायद इस पे बयान भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गई कि हमको छोड़ोगे। इवन उन्होंने डीएसएनजी ऑपरेटर, डीएसएनजी ड्राइवर, क्या मतलब है कि मीडिया से, किसी मीडिया हाउस से मुंसलिक जो भी कोई सहाफ़ी, डीएसएनजी ऑपरेटर, इंजीनियर, ड्राइवर, कैमरामैन कोई भी गया है उसको रिलीज होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि हम लोग आज उनको तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं कि ये तस्वीर आई है। भाई जहाँ से तस्वीर आई, जहाँ से डाटा निकाला जा रहा है, उनको नहीं मालूम कि ये साफ़ी है या कौन नहीं है। जब वो सामने आएगी, कल जिस तरह सरफराज खान का चल रहा था, सरफराज खान को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, क्राइम रिपोर्टर है, उसको पुलिस वाले शायद जब पुलिस के पास वो चीज़ पहुंची होगी तो अल्टीमेटली उनको मालूम नहीं होगा कि ये क्राइम रिपोर्टर अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसलिए जो शरपसंदी में मुलविस हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इन्होंने जो किया है इसकी आज अगर सज़ा देंगे, आज अगर मिसाल इसकी सेट करेंगे तो आइंदा आने वाले कल में आप अस्करी क़यादत या जो सरकारी इमलाक को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे बताएं कि आज इनके लीडर भाग रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, हमारे कारकुन ही नहीं, भाई जो मर गया है वो आपका कारकुन है, और जिन्होंने ये सब फसाद किया जा रहे हैं आपका कारकुन ही नहीं है। शिप्रा साहब, सारे इंसानी हकूक क्या इन्हीं के लिए हैं? ये सड़कें बंद करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, रास्ते पार्टी पे हैरान हूँ। शहबाज गिल साहब से उम्मीद तो है कि जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन शायद आप नहीं आएंगे। वहां से बैठ कर बयान दे रहे हैं। अभी जो पीटीआई छोड़ने वाले जो एमपीएज हैं, एक्स एमपीएज हैं, उनके बारे में उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी है? कहते हैं मैं तो उनका नाम ही नहीं जानता। और भाई बुजदार साहब से पूछे जिन्होंने उन्हीं के सर पे हुकूमत की, उनके सर पे वजीर आला रहे हैं। ये देखें कि जब आप इस लेवल पे चले जाएंगे, एहसान फरामोश लोग, एहसान फरामोशी पे चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या है, आप बनाए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाए, आपका अगर बिकता तो बेचें। बिल्कुल आपने सही कहा। बड़ा बेचे, फिर आप कांग्रेस को फोन तो ना करे ना खातून को कि साढ़े आगे कोई बयान दे और मरते पे नहीं ये देखे ना शिप्रा साहब, बात ये है कि इंसानी हकूक सारे तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए हैं। आप सड़कें बंद किए रखी हैं 3 माह से, लोगों को वहाँ पे जलालत का सामना करना पड़ता है, जो मैक्सिमम 1 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा। मैं खुद वहाँ पे, आप सारे वहाँ पे अजियत का शिकार रहे हैं। तो क्या ये इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं है आपके दौर में? जिस अच्छा साहिब साहब, मुझे अगली खबर की तरफ आने दें। जमान पाक की सिक्योरिटी सख्त की गई है, मजीद नफरी तैनात की गई है। अब इसकी रीजन क्या है? ना वहाँ पे देखें ना, अब ना कोई कारकुन है, ना कोई लोग वहाँ पे मौजूद है। सिक्योरिटी तो वहाँ देनी है, ये ना हो चोर डाकू वहाँ पे आ जाए। पुलिस की अब कोर्ट की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए। अब देखें ये जिस तरह आपने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे शो लगाया हुआ था, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो लोग अब आना बंद हो गए। शहर आबाद हो गया था। वो जिस तरह कोई मेला ठेला, जिस तरह मेला ठेला होता है तो हम जाते हैं तो हर एक ने अलग-अलग वो छोटा सा एक तंबू लगाया होता है और उसके नीचे कोई जलेबियां निकाल रहा है, कोई खाने चले गए ना। अब पहले तो देखें जब एक्शन का रिएक्शन आना, जब एक्शन का रिएक्शन आता है ना, तो फिर इसी तरह या तो आप रजिस्ट कर रहे, आप इनकलाब के लिए खड़े थे तो वो लोग खड़े रहने चाहिए थे। बेसिकली हर बंदा अपने अपने लालच पे खड़ा है। खान साहब को अपने इक़्तिदार की लालच है। वो जितने भी लोग लगे थे, हर एक की एक फ्लैक्स लगी हुई थी कि ये फलां एमपीए है, ये फलां एमएनए। हर एक ने अब वहाँ पे अपना एक जलेबियाँ निकालने वाला बिठाया हुआ था, रमज़ान में खाने के स्टॉल लगे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लालच पे मबनी थी। अगर आप इनकलाब के लिए होते तो जिस तरह आपको, मेरा ख्याल है जब किसी पे प्रेशर आता है तो जो लोग इनकलाब लाना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़ोर से निकलते हैं। इसमें एक और भी एडिशन करना चाह रहा हूँ, आपसे भी और आपकी जो प्रोड्यूसर हैं उनके भी माजरत के साथ। ख़वातीन का आजकल बड़ा मामला चल रहा है जी, ख़वातीन के हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, ख़वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे बताएं कि आपने भी वीडियोज़ देखी हैं, बाकी सब लोगों ने भी देखी हैं जो सोशल मीडिया पर आई हैं।
जो खवातीन कर रही हैं कि आया उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। आप देखें ना, नहीं, ये सिप्रा साहब, आपको sorry, मैं एतराज जरूर हो सकता मैं है कि आपको- आप एक उनको गिरफ्तारी जिस तरह की है या जिस तरह पकड़ा है, इस पे एतराज जरूर हो सकता है, लेकिन आप इस बुनियाद पे जाएं कि उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए या उनको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपके लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस तक जितना मॉब गया है उसमें सब खवातीन मौजूद थी। और मैं आपको सिप्रा साहब बात खवातीन बताऊं, ही मॉब को कंट्रोल कर मैं रही कवर हैं। कर रहा था ज़मान आप पार्क फेस को। करें ना, मैं ज़मान पार्क को कवर कर रहा था, वहाँ पे कोई यानी जो इरेलीवेंट पर्सन था ही नहीं ना। मीडिया के 2-4 लोग थे ठंडी सड़क पे, डीआईजी रैंक का अफसर वहाँ पे मौजूद था, पुलिस थी और सामने मुजाहरीन थे। एक खातून आती हैं, बड़े वेल ऑफ लग रही थी, बड़ी गाड़ी से उतरी हैं। जो पुलिस वाले उन्होंने कहा मैम यहाँ पे रास्ता बंद है, आप आगे ना जाएं। उसने कहा मैंने पैदल ही जाना है और मुझे कोई ना रोके। अब मैं भी देख रहा हूँ 2-4 हम और रिपोर्टर भी खड़े थे, कैमरामैन भी खड़े थे। वो खातून ने अपना मोबाइल निकाला है, मेरा ख्याल है वो किसी सोशल मीडिया की ऐप पे लाइव थी। फिर उन्होंने वो काम शुरू किया कि ये देखें पुलिस वाले खड़े हैं, ये कर रहे हैं, ये इस तरह। वो सामने से पत्थर पीटीआई वाले मार रहे थे, गलेलें पीटीआई वाले चला रहे थे, डंडे पीटीआई वालों के हाथों में थे। तो वो कह रही थी ये देखें ये पुलिस के लोग हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा करती हैं। ये खवातीन देखें, अगर इस तरह के काम करेंगी, जो मर्दों के काम है, आपके मर्द जो कर रहे हैं, आप उसको किस तरह प्रोजेक्शन कर रहे हैं, किस तरह प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो फिर उनको पुलिस अरेस्ट जो असल में हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर उल्टा बोलें और गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाएं, ये तो नहीं। फिर ये देखें दौर जो है ना, सास का चल रहा है, बीवी का चल रहा है, नहीं खवातीन का देखें आप टूल इस्तेमाल करके। आजकल दौर ही ऐसा आ गया है कि वो ठीक है। आपको दौर से एतराज है कि नहीं, सास कहे ठीक है, बीवी कहे कि फर्द जुर्म नहीं लगाने, मुबैना ऑडियो आ गई, वो ठीक है। खातून अगर इमलाक को जलाए, लीड करे, तो अगर उसको सजा मिले तो वो ठीक नहीं है। इस तरह तो नहीं ना। आप अगर सास से लेकर और नौजवान लड़कियों तक आप आए जिन्होंने ये सारा काम किया, तो सबको एक नहीं जी, राइट ट्रैक पे होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और उसके लिए वजीर आजम साहब की हमने स्टेटमेंट से शुरू किया, फौरी तौर पर इस पे हम तो खुद कह रहे हैं कि इस पे काम होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो कि आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं, उनको आपको मंजर आम पर लेकर आना चाहिए। हमने आगे से इन चीज़ों को रोकना है, इनकी हौसला शिकनी करनी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आएंगे और वजीर आला साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। जाली ज़रई अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अब हर तरफ तो जालसाजी है, हर तरफ तो धोखाधड़ी है, हर तरफ तो नुकसान पहुंचाने की कोशिशें लोगों को की जा रही हैं। अब जाली ज़रई अद्वियात जो हैं वो किस कदर नुकसानदेह हैं, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। कपास की बवाई और सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज़ का जायजा लिया गया। पानी चोरी की रोकथाम का हुक्म, ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनाम देने का फैसला। सो अच्छा इकदाम है, आई मस्ट अप्रिशिएट, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। शाहिद सिप्रा साहब देखें, ज़्यादा एवरेज उस वक्त निकलेगी ना जब आप अद्वियात बेहतर तरीके से देंगे किसानों को। ज़ाहिर हमारा इन्हीं चीज़ों से ताल्लुक़ है, खेती बाड़ी करना हमारे वालिदैन ने की, उसके बाद आप माजी में भी जाएँ तो उसी तरह उन्हीं का काम है। अब हमारे यहाँ ये अलमिया है कि आपको खाद अगर मिल रही है तो वो भी 3 से 4 क्वालिटी की मिल रही है। अगर आपको स्प्रे मिल रहा है जो आपने करना है, और छोटी फसल से लेके इख्तिताम तक अगर उसका करना है, वो भी उसमें नाकिस है और उसमें जाली जो पैकिंग है वो आ जाती है, और उसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होता है? किसान ने तो खरीदी कर दी, लेकिन जब उसकी जिसके लिए की उसको उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो वो भी नुकसानदेह है। अब कपास की पैदावार को बढ़ाना जो है उस क्यों ज़रूरी है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब जो है कपास से वाबस्ता है। कपास की अगर एवरेज अच्छी निकलेगी फी एकड़ के हिसाब से, किसान को तो उसको फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो इकॉनमी है उस पर बड़ा असरअंदाज होगा। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो हमारी है वो कपास पे चलती है जी। कपास इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी बनाएंगे चीज़ वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए अब पंजाब हुकूमत अगर इस पर फोकस कर रही है तो बड़ा अच्छा ये नज़रिया है, और इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। सख्त मॉनिटरिंग होगी ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ आप किसी भी दुकान पर जाके जब भी चेकिंग होगी जाली अद्वियात स्प्रे आपको लाजमी मिलेगा। होता क्या है कि कपास की जब आपने काश्त करनी है तो सबसे पहले जो बीज है आपने उसको भी दवाई लगानी है। अब तो खैर जदीद पैकिंग आ गई, दवाई लगा आपको बीज भी मिल जाता है, वो लगेगी, उसके बाद आप उसको लगाएंगे। लगाने के हफ्ता 10 दिन के बाद आपने फिर स्प्रे करना है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो निकल रही होंगी, कपास निकलने से पहले जड़ी बूटियाँ निकल रही हैं, उसको भी स्प्रे करना है।
फिर पौधा बना, उसके पत्ते बने, उसको आप मक्खी लगेगी, आपने पीटीवी पे देखा होगा कि वो मक्खी जो है उसका बड़ा मशहूर है, वो स्प्रे आपने करना है। तो ये आपने इसकी काश्त करने से लेकर बड़ा करने तक, इसको तोड़ने तक जितना है मामला, इसमें आपको स्प्रे और अद्वियात की ज़रूरत है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। दूसरा, पानी चोरी वो नहीं रुक सकती। देखें सही साहब भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। अच्छा, बिजली चोरी भी नहीं रुक सकती। अच्छा, क्यों नहीं रुक सकती? उसकी वजह क्या है कि उनका जो अमला है वहाँ, जो बेलदार है, वो सब मिले हुए हैं बीच में। और मोगा जात जो बने हुए हैं, उनकी एक ईंट या आधी ईंट किस तरह निकालनी है वो हमें पता है, और बाकी जो लोग इतना सा सुराख 2 इंच का सुराख करेंगे आप सारी रात पानी चलाएं। फिर उसके बाद उस पर एक और तरीका भी होता है, वो आप नहीं बताना चाह रहा, जिनको नहीं पता वो। तो ये सारे तरीके हैं पानी चोरी करने के, और अब शायद ये बढ़ेगा। उसकी क्या वजह है कि आपकी बिजली महंगी होगी, ट्यूबवेल के लिए आपने सब्सिडी खत्म की, ट्यूबवेल की बिजली महंगी होगी, डीजल का रेट आपके सामने, अगर आप डीजल पे चलाएंगे, पीटर इंजन आपका है वो महंगा, उसके बाद अगर आपने ट्यूबवेल ट्रैक्टर पे चलाना है तो ट्रैक्टर का डीजल जो है वो भी महंगा। इसलिए जब एक साइड पे कीमतें बढ़ेंगी और दूसरा साइड इफेक्ट क्या आएगा कि आप नहरी पानी जो है जहाँ मौजूद है आप उसको चोरी करेंगे, उसका इस तरह के गैर कानूनी काम करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, अगर किसी की बारी है, किसी का, लेकिन शायद साहब कार्रवाई अगर हो तो चले, जो बहुत बड़े पानी चोरी का बड़ा खतरनाक पर्चा होता नहीं है, पानी चोरी का पर्चा बड़ा खतरनाक है, जमानत नहीं होती। आप किसी इलाके में पानी चोरी की FIR के लिए दरखास्त दें तो सारे लोग, पूरा गांव आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाएगा कि पानी चोरी का पर्चा ना करवाएं, इतना खतरनाक पर्चा है। लेकिन नहीं होते, बहुत कम पर्चे होते हैं, उसकी बुनियादी सबसे मफादात मुश्किल हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है ना कि लोगों को देखें, अब हमारे इलाके, इनके इलाके, सिपरा साहब के इलाके में जंग वगैरह है, भावलपुर, इस इलाके में कपास की बुआई होती है, हमारे इलाके में धान होता है, मूंजी की। अब चूँकि शुरू हो गया है, उसके लिए पानी की रोज़ाना की बुनियाद पे आपने जो आप जहाँ पे वो लगाना है उसके लिए पानी की ज़रूरत है, डेली की बुनियाद पे। डेली आपने 1-1.5 घंटा 1 एकड़ में वहाँ पे मोटर चलाएं, पीटर चलाएं, ट्यूबवेल चलाएं या नहरी पानी, वो आपको देना ही देना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जब आपको गवर्नमेंट नहरी पानी सप्लाई नहीं कर रही, यानी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, हमारी ज़मीन के बिल्कुल दरमियान से पानी का नाला गुजरता है, लेकिन हमें वो पानी अवेलेबल नहीं है। हमने अपने ट्यूबवेल से पानी देना है या मोटर से पानी देना है। तो जब मोटर ख़राब हो गई, ट्यूबवेल ख़राब हो गया, रेट इतने ऊपर चले गए, हमारी ज़मीन के अंदर से वो सरकारी पानी जो है वो गुजर रहा है, तो लोग फिर सोचेंगे ना कि ये पानी किसको इस्तेमाल किया जाए और किस तरह किया जाए। फिर आप बेलदार से रब्ता करेंगे, वो जो नहरी अमला है उससे रब्ता करके ये लोग करते हैं सारा कुछ। इसमें अहम बात यह है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ज़रूरत के मुताबिक पानी देना चाहिए। गवर्नमेंट की तवज्जो जो है इस तरफ होनी चाहिए कि जो फी मिनट एकड़ के हिसाब से पानी वो बहुत कम है। अच्छा। कहीं पे 22 मिनट फी एकड़ है, कहीं पे 35 मिनट फी एकड़ के हिसाब से, और रेतली जो जमीन है वहाँ पे तो बहुत थोड़ा ही है। ये मेरे ख्याल में अगर इसको इस तरह कर रहे हैं कि आपने आबपाशी या महकमा ज़राअत जो है, मैं ज़राअत सही वाला कह रहा हूँ, एक तो ज़राअत और है ना, लोग उस तरफ चले जाते हैं। अगर इसको परवान चढ़ाना है, आप चाहते हैं कि इसकी लोग आगे आए, किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखो पंजाब के जितनी काश्तकारी है पंजाब में होती है, ये धान वाला एरिया, ये साइड हमारी साइड पे कपास है, गन्ना हमारी साइड पे है, ये 3-4 फसलें, गंदम भी हमारी साइड पे ज़्यादा, इनकी साइड पे भी है। तो ये 3-4 फसलें ऐसी हैं जिन पर अगर फोकस करें तो हमारी जो इकॉनमी है और जो हमारी मार्केट्स हैं उनमें ये बराह रास्त आती हैं, तो वो फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन फ़ी एकड़ के हिसाब से जो मिनट्स हैं पानी के वो इंतहाई कम है। अगर गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे और महकमा आबपाशी से पूछे कि अगर किसी किसान के 5 एकड़ 10 एकड़ 24, जिसकी तो ज़मीन ज़्यादा है, उसको तो पानी थोड़े मिनट भी हो तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो छोटा किसान है उसको चंद मिनट आप जब पानी तो साल में रह जाएगा, उसको क्या लगाएगा। बिल्कुल सही कहा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नेक्स्ट खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। बाजार सुकड़ गए हैं, इंतजामिया खामोश है, शहर में तजावुजात की भरमार है। मेरे ख्याल से ये वो मसला है, हमेशा मैं ये कहती हूँ, जो कि नामुमकिनात में शामिल है। इस पर इंतज़ामिया को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे इसको नामुमकिनात में शामिल कहें, लेकिन इस पर हर रोज़ अगर काम होता रहे तो कम अज़ कम थोड़ा सा जो है ना जान को सुकून रहता है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपकी ट्रैफिक ब्लॉक रहने की एक बहुत बड़ी वजह जो है ये तजावुजात भी हैं। शाह आलम मार्केट आप जाने का सोच भी नहीं सकते, ये पास टाउनशिप मार्केट चले जाएं,
आपको तजावुज़ात इस कदर ज़्यादा नज़र आती हैं कि वहाँ पर शॉपिंग करने वाले जो हैं वो भी परेशान हैं। तो एक दो मार्केट नहीं, ये शहर के तमाम मार्केटों के हालात हैं। सो इंतज़ामिया क्यों खामोश है शाहिद सुप्रा साहब? देखें, इंतजामिया से ज़्यादा जो मार्केट एसोसिएशन है हमें और अच्छा, जब जिस मार्केट के सदर को बुलाया है वो इंतजामिया पे डालते हैं, अपने लोगों को जिम्मेदार नहीं, मैं उन्होंने आपको बताता हूँ ना, जिस दुकान के सामने फुटपाथ है और फुटपाथ के सामने अगर आप किसी को टेबल लगाकर दुकान सजाने की इजाजत दे रहे हैं तो मेरा कारोबार है, मेरी दुकान के सामने क्यों कोई लगाएगा? क्योंकि आपका वहाँ मफाद है, आपने उससे पैसे लेने हैं। आप फुटपाथ सारे कवर किए हुए हैं सब लोगों ने, वो तजावुज़ात नहीं है, वो इनको नजर नहीं आती। जब किसी मार्केट के सामने, दुकान के सामने जो भी दुकान सजेगी वो वहाँ के मालकान, वहाँ की ट्रेडर्स एसोसिएशन, ताजर बरादरी वही लगवाती है और उसी से तजावुज़ात बनती है। हम लोग अब आ जाते हैं कि बाहर आपके सर्कुलर रोड की आपने बात की, शालम मार्केट की बात की, बांसा वाला बाजार और ये अतराफ के इलाकों में। मुझे बताएं कि शालम मार्केट में एक पार्किंग कहीं भी एक पार्किंग प्लाजा बना दिया आपने रंग महल के करीब, उसके अलावा पार्किंग स्टैंड कहीं भी नहीं है। प्राइवेट प्लॉट में कहीं आपको मिल जाएगा, अब प्राइवेट प्लॉट में कहीं आपको पार्किंग मिल जाएगी इलीगल, अदरवाइज कोई नहीं है। मुझे बताएं कि सर्कल रोड शालम मार्केट में आएगा, गाड़ियां पार्क होंगी, रिक्शे, चिंची, हर चीज़ वहीं पे होगी, रेडी बान वहीं पे होंगे और ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तो आपकी ट्रैफिक को जाम करेंगे। आपने टाउनशिप मार्केट की बात की, इसी तरह इकबाल टाउन की बात कर ले, समनाबाद, किसी जगह पे चले जाए सबका यही हाल है कि आप तजावुज़ात को ख़त्म उस वक्त कर सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुद संजीदा हो और जो ट्रेडर्स हैं वो उनके साथ मिलें, वो मिलकर अपने मफादात को पस पुश डालें। मुझे बताएं, आज तक कोई फुटपाथ तो क्लियर मिला नहीं है। फुटपाथ दुकानों के सामने बने हुए हैं, उसकी एक और भी वजह है ना सर जी, लोगों को रोजगार के लिए रेडियां लगाने के लिए कोई जगह बना के दिया आपने। पहले सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि जब जहाँ पे 200, 400, 500 दुकानें हैं और लाहौर इतनी बड़ी हब है, हर चीज़ तो आपकी कमर्शियल है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये चीज़ शुरू हुई थी कि आपने रेडी वालों के लिए एक स्पेशल अलहदा से बाजार लगाना, उस पर वर्किंग हुई, लेकिन वो उसके इस तरह की अगर आप उनको एक जगग जो है वो मुख्तस कर दें, इसके बाद अगर कोई तजावुज़ात करे तो उसको जरूर सजा साहिब साहब, ये इतना बड़ा शहर है उसके बावजूद यही मैं कह रहा हूँ। देखना 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की आबादी है। अब लोगों ने कोई ना कोई रोजगार तो अपना करना है ना, किसी ना किसी जगह से पैसे तो कमाने हैं घर चलाने के लिए। आपने किस तरह फैसिलिटेट किया अपने गरीब आदमी को बता दें। अमीर आदमी तो खुद ही फैसिलिटेट हो जाता है, वो तो 2 प्लाजे की और मंजिलें बना लेता है और नीचे वाली अगर आप उसको कहें कि पार्किंग बनानी है वो ऊपर से 2 रेंट पे दे देता है। तो फिर इसी तरह होगा, इंतज़ामिया भी साथ, वहाँ पे भी काली भेड़ें मौजूद हैं, गरीब आदमी ने भी अपना रोज़गार बनाना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप तजावुज़ात ख़त्म करवा सकें। आप रोज़ाना ऑपरेशन करें, आपको अगले दिन वहाँ पर लेकिन साहिब साहब उससे दीगर मसाइल जो जन्म ले रहे हैं वो देखें ना, आपके ट्रैफिक, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, बाजारों में चले जाएं तो ये पार्किंग की जगह बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आप बताएं ना, किसी भी मार्केट में जाएं, लिबर्टी मार्केट में जाएं, टाउनशिप मार्केट में जाएं, हाल रोड पे जाएं, हफीज सेंटर, किसी जगह पे भी जाएं। साहब लिबर्टी की बात तो वहाँ पे पराठा और सामने जो पैराडाइज जहाँ पे आपको सारी पार्किंग नहीं नजर आती, मेन पे सारी ट्रैफिक जाम नहीं होती, वहाँ तो पार्किंग मौजूद है। हुसैन चौक के बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है ना, जहाँ पे दुकानें वहाँ पे नजर आती है आपको, मेन पे सब गाड़ियाँ लगी होती है। तो ये मसाइल ऐसे हैं कि ये जूं के तू हैं, हम बचपन से देख रहे हैं इस पर, जब तक मेरे ख्याल से जितने मर्जी ग्रैंड ऑपरेशन भी हुए हैं लेकिन सब बेसूद है क्योंकि यहाँ पे फॉलोअप का कोई रिवाज नहीं है। ग्रैंड ऑपरेशन का मकसद सिर्फ ये है कि रेट बढ़ जाएगा। हाँ, ग्रैंड ऑपरेशन का और कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये बस से बाहर है मेरे ख्याल से, एक वो इकदाम है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। चाहिए वेलकम बैक। सो आ जाते हैं अपनी खबर की तरफ। कमिश्नर साहब ने टास्क दे दिया है, समनाबाद अंडरपास के तामीराती काम की मॉनिटरिंग कैमरों से होगी। अब उम्मीद की जा सकती है साई साहब जल्दी काम हो जाएगा। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। आप और आमिर भाई हर प्रोग्राम में जब भी मैं आया हूँ आपने ये जरूर डिस्कस किया। साई साहब हम मुतासिरीन में शामिल हैं। का शिकार है। तीन जगहों पर हर रोज जो है ना, जहाँ से मैं आती हूँ हर रोज वहाँ पर काम हो रहा है। और सोचें कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में पूरा 1-1.5 घंटा। मेरा ख्याल है सीएम साहब ने आपकी बात पे नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि कैमरों से मॉनिटरिंग की जाए ताकि चीज़ों को स्पीड अप किया जा सके। जिस तरह लिबर्टी वाला बना है, कलमा चौक वाला, आपको और आमिर भाई को बड़ा एतराज़ था कि ये जल्दी बन गया, हमारी बारी क्यों नहीं आ रही। मेरा ख्याल है इस तरह आप सीएम साहब कह रहे हैं कि इसको भी मॉनिटर करें ताकि काम जो है वो स्पीड अप हो और टाइमली चीज़ें। एक वो रशी एरिया है वहाँ पे, चूँकि अंदरून शहर की तरह का एक रश है तो वहाँ पे लोगों को ये जल्दी चीज़ें चाहिए थी। तो अब सीएम साहब ने ये टेकअप किया है। हम दुआ गो हैं कि आपके बाकी मंसूबे जो है ना वो भी जल्दी मुकम्मल हों और आप फौरी
घर से निकले और आप ये दफ्तर देखें पहुंचे। कि अल्टीमेटली इनका फायदा आवाम को ही पहुंचना है, लेकिन अभी जो सूरत हाल थी, जो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कहा जा रहा था, जिस तरह काम सुस्त रवि का शिकार था, तो एक्चुअली परेशानी थी शायद सिप्रा साहब। देखिए मनसूबा कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, बिलखसूस जो अवामी फलाह का मनसूबा है, फिर जहाँ से आपने गुजरना है वो तो बिल्कुल ही नहीं होना। और हाजी आमिर था कि घर के सामने खुदाई करके खाड़क नाले पे छोड़ देना, ये तो इंतहाई जुल्म है ना, ये तो मैं देख के आया हूँ, इससे तो बड़ी बात ही नहीं हो सकती कि मैं उसको देखा कि उनको खाड़क नाले से। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हम ऐसे ही थोड़ा सा मजाक की तरफ लेके जा रहे हैं, हर रोज 7-8 बजे के करीब वहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव होता है, यकीन माने फिर ये अजियत बन जाती है। देखिए गुंजान आबाद इलाका है ना, लोगों ने निकलना है, स्कूल बच्चों को छोड़ना है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाने वाले तलबा और तालबात, ऑफिस का टाइम अर्ली मॉर्निंग है, उसके इर्द गिर्द स्कूल है, प्राइवेट स्कूल काफी हैं, सुबह वैसे ही बड़ा रश होता है, दफातर का टाइम वहीं पे है, सारा इकट्ठा है, तो उसका जब अचानक से रश आएगा तो ऊपर से आपका आमिर भाई का घर ये तकलीफ, हाँ ये तो मसला ही है। अगर ये तकलीफ अगर आप 2-4 महीने बर्दाश्त कर लें तो मेरे ख्याल में कलमा चौक कर रहे हैं, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। वाइंड अप ना करें, 1 मिनट सुन लें कि अगर आप आ रही है तो आप स्कीम मोड़ से इकबाल टाउन वाली साइड से आ जाए, आप मुतबादिल रास्ता ले ले, और हाजी साहब की अगर खुदाई हुई है तो वो सब ज्यादा लियाकत चौक से होकर और उसके बाद स्कीम मोड़ वाला रास्ता ले ले, आराम से मुकम्मल हो जाए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लाहौरियों का असल मसला, जो कि भी हमने अपने न्यूज़ पार्ट में भी डिस्कस किया। जहाँ जहाँ शहर में तरक्याती काम चल रहे हैं, लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल ये है कि लाहौर ब्रिज पे जो काम हो रहा है वो कब कंप्लीट होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, दफातर जाना है, फिर आपको पता है वहाँ कचहरी भी है, हॉस्पिटल्स भी लोग आते हैं, पास ही आपके गुलाब देवी हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ट्रैफिक जैम होने से लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। सो आज के इस शो में शहर में जारी तरक्याती मनसूबाजात जितने भी चल रहे हैं, एक तरफ समनाबाद का काम जारी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जी शादरा प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, कितना टाइम फ्रेम है, क्या क्या रुकावटें हैं, कैसे मुकम्मल होगा, कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है, हमने इस सब पे बात करनी है। कुछ नए आने वाले मनसूबाजात के हवाले से बात करेंगे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसरार साहब, शहर में जो तरक्याती काम चल रहे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए परेशानी है। आपको पता है कि स्कूल बच्चों ने आना जाना, ऑफिसेज आना जाना, फिर आपका रूटीन का ट्रैफिक का लोड इतना रहता है कि लोगों के लिए परेशानी है। सबसे पहले लाहौर ब्रिज की बात कर लेते हैं, कितना काम मुकम्मल हो चुका है और कितना रह गया है? जी लाहौर ब्रिज में ये बड़ा डिलेड प्रोजेक्ट है और अब इस पर बड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये 92% हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें इशू था कि यहाँ पे कोई पाइल वर्क और कोई ट्रांसम, जिन्हें हम पियर्स और ट्रांसम थे, वो रुके हुए थे। कोई रेलवे का NOC दरकार था और कहीं लेस्को का काम था, तो वो सारे जो हैं इशूज़ अब रिजॉल्व हो चुके हैं और होपफुली हम इन 10-15 डेज़ इसका इंशाल्लाह इसको खोल देंगे। चलें, दैट्स ग्रेट। और आज काम की रफ्तार देख के लग भी रहा था कि यहाँ पर काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा अब आ जाते हैं समनाबाद प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि हमें पहले बहुत सुस्त रवि से काम लग रहा था, 1-2 दिन में कुछ बेहतरी लग रही है, लेकिन आप मुझे बता दें वहाँ पर कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया है, रुकावट है तो क्या है? हाँ जी, वहाँ पे भी हम 70% हमारा काम हो चुका है जी। अब हम वो अंडरपास की डिगिंग शुरू कर दी है, यानी जो अंडरपास बनना था वो आपको बाजार नज़र भी आएगा कि ये अब हो रहा है। उसमें हमें ये जो सीवर की लाइन्स थी ना जी, नीचे बहुत ज़्यादा थी, और आखिरी जो भी 48 इंच की लाइन है उसे हमने बाईपास करके अब वहाँ पे पाइलिंग शुरू की है। 4 पाइल निभाई जाती थी, वो कल तक कंप्लीट हो जाएंगी और होपफुली अगले 15-20 दिन में इसको भी हम इस शेप में ले आएंगे कि लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो ये आप तो बहुत कम टाइम नहीं बता रहे, वाकई इतनी जल्दी काम हो जाएगा? नहीं, अब दिन रात हो रहा है और DG LDA और CM साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके तहत हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुकावट अगर है तो क्या है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अगर डिले हुआ तो ये रीज़न हो सकती है? जी अब तो नहीं है, अब ये जो सीवर वाला इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। आखिरी जो इम्पेडिमेंट था वो ख़त्म हो गया। अब खुदाई में कोई चीज़ और ऐसी ना आए जो पहले हमने फोर्सी नहीं की हुई, तो इंशाल्लाह ये होगा जी 15-20 दिन में। सही। शादरा प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगी। शादरा जो प्रोजेक्ट है जी, वो लाहौर की जो नॉर्दर्न एंट्री है ना जी, वो शादरा है और बड़ी देर से उस पर ये इशूज़ थे। अब शादरा पे जो हम काम कर रहे हैं वो 31 जुलाई को हमने ख़त्म करना है जी। उसके साथ हम रावी का डाउन स्ट्रीम ब्रिज भी बना रहे हैं ताकि ये ट्रैफिक जो है ये शादरा से क्लियर हो तो आगे फिर रावी पे न फंसी हो। तो ये दोनों काम इंशाल्लाह हम ये कोशिश है कि
ब्रिज तो 31 को खोलें हर सूरत में। सो अब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि ऑलमोस्ट समनाबाद के लिए आपने 20 से 25 दिन का टाइम दिया है। लाहौर ब्रिज का काम भी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो ये आपके लिए जो मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे। अकबर चौक मनसूबे के बारे में आप कुछ बता दीजिएगा। जी, अकबर चौक हमने मनसूबा शुरू किया था जी। ये पहले तो था सिर्फ चौक के हवाले से, वहाँ हम एक अंडरपास उसके बाद फ्लाईओवर बना रहे थे। अब वो हुआ ये कि इस पूरी सड़क को इसके साथ ही सिग्नल फ्री करें ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। उस हवाले से हमारा काम शुरू है और हमारी उम्मीद है कि हम इसे अनदर 65 डेज हमने टारगेट रखा है जी, तो उसमें कंप्लीट करें अगर हमें कोई और ऐसी अनफोर्सीन मुश्किल ना आ गई। सही। इसके अलावा शहर में कौन कौन से नए मनसूबाजात हैं जिन पर काम किया जाना है? हाँ जी, हमने जी ये जेल रोड अंडरपास है, वो हमारा एक अंडरपास रह गया है जो लेफ़्ट साइड पे है, बाकी सारे राइट साइड पे आ गए हैं, उसे शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह हम एक नया रूट बना रहे हैं, ये अरफा क्रीम टावर से सत्तू कतला ड्रेन के साथ दोनों तरफ जो सड़क जा रही है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये थ्रू आउट रायमंड रोड तक करी जाए और ये नया रूट मिल जाए शहरियों को, एक शॉर्टकट मिल जाए जिसमें उनकी सफ़र भी कम हो, फ्यूल बड़ा महंगा है वो कम खर्च हो और जिन सड़कों पे प्रेशर ज़्यादा है उसको ये रिलीफ दे सके। सही। ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट मनसूबा है इस लिहाज से कि नया लिंक है। सही। इसके अलावा जी हमने जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो अभी आपने CBD का देखा है, सेंटर पॉइंट से ये खुल गया है, इसको आगे बेदियाँ रोड तक दरमियान में DHA का बना हुआ है सिग्नल फ्री और हम इसे कवेली वाला जो अंडरपास है वो बनाएंगे। राइट टर्निंग जो घोड़े शाह का घोड़ा चौक है उसको फ्लाईओवर देंगे तो ये सिग्नल फ्री हो जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा जो मौजूदा सिग्नल फ्री DHA का है। और फिर हम जो है वो नवाज शरीफ इंटरचेंज वहाँ पे अंडरपास दे रहे हैं, फेज़ 5 टू फेज़ 6 को कनेक्ट कर रहा है। तो उससे ये होगा कि वहाँ भी ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व होगा और रिंग रोड तक आप कनेक्ट हो जाएंगे सिग्नल फ्री। सही। तो ये मंसूबे जो आपने बताया कि पाइपलाइन में हैं, इनके लिए कितना टाइम दरकार होगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो पता नहीं चलता कि एक मंसूबा शुरू हुआ तो बस वो साल हर साल भी चले जाता है, महीनों पे भी चले जाता है। सो कितना टाइम फ्रेम दरकार? इंशाल्लाह जी अब ऐसा नहीं होगा। हमने हर प्रोजेक्ट को 90 डेज़ की ड्यूरेशन रखी है कि 90 दिन में इसे हम कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे जी, ये अप्रूवल स्टेज में है, जैसे ही होती है 90 डेज़ में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मुझे ये बता दें तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट वगैरह है उसका कॉन्ट्रैक्टर का सही होना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इस किस्म का तो कोई डिले नहीं आता? हाँ जी, ये हम प्री क्वालिफिकेशन करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज़ करते हैं ताकि जो टाइम फ्रेम में काम कर सके वो कॉन्ट्रैक्टर्स इंशाल्लाह यहाँ काम करेंगे। सही। सो इस दौरान जहाँ जहाँ काम हो रहा है हम देखते हैं लेस्को की तनसीबात होती हैं, पानी के मसाइल होते हैं, सो इनको किस तरह से हल किया जाता है और इनको साथ ही लेकर चलना, क्योंकि बाद में अगर ये मसाइल उठें काम होने के बाद तो फिर ऑब्वियसली नुकसान होता है। हाँ जी, जैसे ये एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है तो इसके ऊपर हमने जी पहले इसकी शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज ऑलमोस्ट कर ली है वो 80%। तो जब हम इसे शुरू करने जाएंगे तो ये हैजल फ्री इस लिहाज से होगा कि लैंड एक्विजिशन हुई होगी, शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ हुई होगी, तो आप फिर कंस्ट्रक्शन में पूरा जोर लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी जो मंसूबे आपने बताए मुझे ये बता दीजिएगा कि इनका टाइम फ्रेम क्या होगा, क्योंकि ट्रैफिक के आपको पता है यहाँ पे मसाइल बहुत रहते हैं और अभी हम देख रहे हैं जो मंसूबे चल रहे हैं उसके दौरान भी ट्रैफिक के मसाइल तो हैं। हमने जी जहाँ जहाँ काम करेंगे उसको ट्रैफिक को वहाँ हम चलाएँगे अनइंटरप्टेड। स्लो ज़रूर होगी उस जगह पर लेकिन उसको ट्रैफिक को वहीं चलाएँगे। ये हमारा हर प्रोजेक्ट में, और ये भी है कि हम कोई दरख्त नहीं काटेंगे, दरख्त बचाएंगे, डिज़ाइन ऐसा करेंगे कोई उसमें दरख्त ना कटे, इन्वायरमेंटली लाहौर को बेहतर करेंगे। कंपैरेटिवली कौन सा मंसूबा बहुत बड़े बजट का है जहाँ पर आपको लगता है कि इशू आ सकते हैं बजट रिलेटेड? अभी तो जी ये बजट क्लोजिंग पे है, मई आ गया, 30 जून तक ये बजट ख़त्म हो जाता है। उसमें हमने वो स्कीमें आइडेंटिफाई की हैं जो इस बजट में और अगले बजट में रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो हम लेके जा रहे हैं। अभी तक तो बाज़ार कोई ऐसा गवर्नमेंट हमें पैसे दिए हैं जहाँ जहाँ से भी हुआ है, हमें कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये जब भी आप देखें समनाबाद में हमें पूरे पैसे मिले हैं और हम उसे तेज़ी से कर रहे हैं। ये लाहौर ब्रिज के अब कोई इशू नहीं है, फंडिंग का हमें गवर्नमेंट ने कोई इशू नहीं दिया। सही। दूसरा ये बता दीजिएगा, मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है बहुत सारी जगहों पे। नई सड़क बनी, नया अंडरपास बना, थोड़ा सा टाइम गुजरा और वो बैठ गया, गड़ा पड़ गया, बारिश हुई, कोई मसला हो गया,
सो इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है कि काम की क्वालिटी पर, मटेरियल पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना हो? देखें जी, हमने इसके ऊपर थर्ड पार्टी रखी हुई है जो इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पेक्स को चेक करती रहती है, काम उसके मुताबिक हो रहा है, और इस पे हम इंश्योर करते हैं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कल को किसी प्रॉब्लम का बायस बने। और हमारे जितने मंसूबे बने हैं आज तक जो हमने बनाए हैं, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक रहे हैं और अच्छा सर्व कर रहे हैं। सही। जिन जगहों पर काम हो रहा है, इशू एक ये रहता है कि काम कंप्लीट भी हो जाए, मशीनरी वहाँ से नहीं हटती है, वहाँ से चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता है, मलबा नहीं हटाया जाता। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम पहले भी मंसूबों पे फेस कर चुके हैं। आगे भी अगर इनका खदशा हो तो उससे रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, हमें तो सीएम साहब की बड़ी इंस्ट्रक्शन हैं कि जैसे कंप्लीट होगा तो वहाँ कोई चीज़ फिर नज़र नहीं आएगी, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सही। अच्छा जी, सेकेंडली मुझे ये बता दीजिएगा, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये जो मंसूबे चल रहे हैं अभी समनाबाद का, लाहौर ब्रिज का, क्या समझते हैं कि मंसूबे कितने ज़रूरी हैं और इससे ट्रैफिक के मसाइल कितने हल हो जाएंगे? देखें जी, आप ट्रैवल करें, ये समनाबाद जो जंक्शन है उस पर 2-2.5 लाख की ट्रैफिक है, 2 लाख शायद 22-23 हज़ार की, उस ट्रैफिक को रिलीफ मिलेगा। उससे ये होता है कि जहाँ आप रुकते हैं या फंसते हैं तो आप स्टैटिकली ज़्यादा पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। अगर आप गुजर जाएँ, आपका रोड ऑक्यूपेंसी टाइम जो है कम हो जाए तो उससे एनवायरनमेंट बेहतर होता है। कहीं ट्रैफिक का फंसी देखेंगे, आप बाहर निकलें तो आपको सांस लेना मुश्किल होता है। जहाँ ट्रैफिक चल रही हो तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो हम इसके साथ साथ नए दरख्त लगा रहे हैं, जहाँ नहीं थे वहाँ भी लगा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पुराना दरख्त जो है ना उखड़े। उससे ये ओवरऑल ट्रैफिक को भी और एनवायरनमेंट को भी बेहतर करेगा। सही। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मंसूबे बनाए जा रहे हैं, दरख्त मज़ीद लगाए जा रहे हैं, और अब जो नए मंसूबे हैं उनमें जैसा कि इसरार साहब हमें कह रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि दरख्त ना काटे जाएं। तो मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए आपका? लाहौरियों के लिए मैसेज ये है जी, इंशाल्लाह लाहौर जो है दिन ब दिन तरक्की करता नज़र आएगा और ये ट्रैफिक के मसाइल ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। अभी पोल्यूशन में शायद नंबर 1 है, तो हम चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट में नंबर 1 हो। इंशाल्लाह जी, हम भी यही दुआ गो हैं और इसके लिए हम देख रहे हैं दिन रात काम चल भी रहा है। थैंक यू सो मच इसरार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, और आपको ये जो दुनिया में सारे रंग, खूबसूरतियाँ, हर तरफ जो है कुदरती नज़ारे जो आपका देखने को दिल करता है, रंगों की बहार नज़र आती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब हम इन आँखों की बदौलत देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। अब इसका आपने तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाना है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, बड़ा ज़रूरी है। सो मई का महीना बिनाई के हवाले से मनाया जाता है, आंखों के तहफ़्फ़ुज़ की आगाही के हवाले से मनाया जाता है। सो आपने अपनी आंखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह हैं, आपने अपनी कौन सी ऐसे पॉइंट्स जो अलार्मिंग है, जब आपको कुछ ऐसा फील हो तो आपको अपनी आंखों का मुआयना कराना चाहिए, वो भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। बेसिकली आज का हमारा मेन टॉपिक होगा काला मोतिया, जो कि बसारत का खामोश कातिल भी कहा जाता है, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं जी, चेयरमैन है प्रोफेसर ऑफ ऑप्थोमोलॉजी हैं किंग एडवर्ड, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाही कितनी ज़रूरी है, मई का महीना स्पेसिफिकली मनाया जाता है, तो इसको मनाने का मकसद क्या है और आगाही किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक का चूज़ किया आपने। वर्ल्ड हेल्थ वीक मनाया जा रहा है। उसमें यह है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन लोगों को आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और दूसरे वो लोग जिनकी फैमिलीज में आंखों की बीमारियां रन करती हैं, यानी जेनेटिक। उसमें काला मोती एक ऐसी बीमारी है जो फैमिलीज में रन करती हैं। फिर और कई कैंसर्स हैं जो कि आंख में रन करते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा एक कैंसर है, उसका भी वीक मनाया जा रहा था। तो उसमें ये चीज़ें सबसे पहले देखना है कि आपको ये हैं कि नहीं है। दूसरा ये है कि आप आंखों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारे मुल्क में सनलाइट आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है,
तो उसमें जब आप धूप में जाते हैं, सन ग्लासेस का हमारे पास रिवाज कम है, मैंने तो कभी बार हम खुद भी नहीं लगाते, लेकिन उसकी वजह से रेटना के ऊपर आप समझ लें कि थोड़ी जो गर्माइश पर्दे तक पहुंचती है, उससे रेटना के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो अगर यूवी लाइट जो है वो 2 यूवी ए और बी में आती है, ग्लासेस अगर उसकी प्रोटेक्शन वाली लगाएं और अच्छी वाली लगाएं तो उससे आंख एक तो प्रोटेक्टेड रहती है, दूसरा आपके जो मसल्स एकदम आप जब जाते हैं ना धूप में तो आप आंखें ऐसे बंद कर लेते हैं तो उससे हेडेक भी शुरू हो जाती है आपको। कई लोग तो बहुत फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए अगर सन ग्लासेस लगाएं तो वो बहुत हेल्पफुल है। और ये मेरे ख्याल से मशवरा उन तमाम लोगों के लिए जो धूप में बाहर निकलते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी है, बाइकर्स के लिए भी है, ये सब ने गर्मियों में करना ही करना है। क्या ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, जो हम हर रोज बताते हैं कि एयर क्वालिटी हमारी इस कदर मुतासिर है, आंखों के लिए नुकसानदेह? बिल्कुल बहुत नुकसानदेह होती है, स्पेशली जब स्मॉग का सर्दियों का मौसम आता है। उस वक्त स्मॉग में अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर कई टॉक्सिन्स मौजूद हैं। जब वो आंख को आपको टच करते हैं तो आंखें रेड हो जाती है, इरिटेट करती हैं, पानी आता है और कई लोगों को उससे इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिससे कई मतलब की बसारत जा भी सकती है। गर्मियों में एलर्जी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, लोगों को जिनको एलर्जीज होती हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एक तो सनलाइट धूप की वजह से चलता है, फिर दूसरी वक्त जिस वक्त फूल बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी पॉलन्स जो हवा में आ रहे होते हैं उनकी वजह से एलर्जीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाए, खारिश हो, तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, बनिस्बतन के इंतज़ार करें, क्योंकि देर से जब शुरू करते हैं तो बीमारी की मिकदार बढ़ चुकी होती है, तो फिर उसको ठीक करने में टाइम ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और डेवलप हो सकती हैं। सही, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिस पे आप कहना चाहें कि फौरी तौर पर, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं लेट हो चुका होता है, कुछ लोगों को लगता है उनकी नज़र कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है अच्छा ये तो काफ़ी अरसे से थी। सो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिस पे आपको लगता है कि मतलब अलार्मिंग है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, एक तो नंबर 1 जिस तरह हमने बात की, आंखें सुर्ख रहना शुरू हो जाएं, और सुर्खी के साथ एक लफ्ज़ होता है फोटोफोबिया। धूप में जाएं तो आपको धूप चुभना शुरू होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। इसका मतलब कि आपकी आंख में कोई ना कोई सोजिश आ रही है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है, कॉर्निया को अल्सर है, या आंख के अंदर कोई यूवियाइटिस है, या कोई काले मोतिया का अटैक है, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। धूप चुभना इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि आई में अगर है तो फ़ौरन दिखाना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 ये आ गया। उसके बाद आप जिस वक्त देखते हैं कि मरीज़ को और कोई सिम्टम्स में, जिस तरह किसी को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, हेडेक के साथ हमारे साथ बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो हेडेक के लिए जो भी देखता है वो सबसे पहले कहता है आंखें चेक करा लें कि आंखों में ऐनक का नंबर तो नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, कई बार जाते हैं और उनको पिटाई हो रही होती है, बाद में पता लगता है जो एक्चुअली तो उनको ऐनक का नंबर था उनको नज़र ही नहीं आता था, वो लिखते इस वजह से सही नहीं थे। तो ये चीज़ें टीचर्स पिक आउट करती हैं। तो हम अपना एक रन करते हैं प्रोग्राम के जिसमें हम स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग को प्रमोट करें कि मैंने मतलब बच्चों को 5 साल की जब एडमिशन होते हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे मस्ट है कि आपकी विजन हुई होनी चाहिए जिससे आप पिकअप कर लें। फिर कई लोग हैं, आपको किसी ना किसी खड़े एक बार ज़िंदगी में, या मैंने मतलब किसी वक्त जिस वक्त आपको वक्त मिले तो एक आंख बंद करके एक आंख से और दूसरी आंख से देखना भी ज़रूरी है। एक बीमारी है जिसको एम्ब्लियोपिया, ये लेजी आई कहते हैं। अगर आपकी एक आंख में नज़र कम हो, आपको पता ही नहीं लगता, तो वो तभी पता लगता है एक आंख को बंद करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अलामत एक अलग है। सही, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको रूटीन में करनी है और इनको नोटिस करना है। अब आ जाएं काला मोतिया, बेसिकली ये है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं? काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो 2% पॉपुलेशन के ऊपर रन करती है दुनिया में, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ विजन। ये आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम कर देती है। इसकी भी एक्चुअली 2 इकसाम हैं, एक जो कि अटैक की सूरत में आती है और एक जिसको हम कह रहे हैं कि साइलेंट किलर की सूरत में आती है। तो वो जो साइलेंट किलर वाली काला मोतिया है, वो बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो कि 40 साल से ज़्यादा हों और जिनको फैमिली हिस्ट्री हो काले मोतिया की। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उनको पिकअप करना और उनको ट्रीट करना, चूँकि वो कई बार हमारे पास पहुंचते हैं जब तक उनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है और उनकी टनल विजन रह जाती है। आप ऐसे देख लें कि जिस तरह आप इधर से देख रहे हैं, जितना आपको इतने एरिया से नज़र आ रहा है, उनकी साइडों से नज़र गिरती है और उनको पता नहीं लगता कि एक्चुअली नज़र गिर रही है। जो अटैक वाला काला मोतिया है उसमें एकदम पेन होगी, रेडनेस होगी और बहुत ज़्यादा नज़र कम हो जाएगी, उसका तो पता लग जाता है, मरीज़ आ जाते हैं। लेकिन कई बार उसमें भी लोग कहते हैं अच्छा कोई नहीं, थोड़ी सी सुर्खी है, हम कल जाएंगे परसों जाएंगे, लेकिन उसके अंदर वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसको आप जो एक पेशेंट्स हैं जो कि स्टीरॉयड खाते हैं, उनको मेरा मतलब काला मोतिया बनने की अलामत ज़्यादा होती है। एक अफ्रीकन रेस है उसमें बनने की अलामत ज़्यादा है।
लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो एनको का नंबर मोटी एन के लगाते हैं, 5 नंबर से ज़्यादा माइनस है या प्लस है, उनको भी काला मोतिया बनने के चांसेस हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जो कि पाई जाती है, हमें उसका पता होना चाहिए, शऊर होना चाहिए। क्या हम उसको पिकअप कैसे करेंगे? आई एग्जामिनेशन, एक डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई करके आप एनको का नंबर या नज़र एक बार आंखों के मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर चेक करें, जिसमें वो आपका पर्दा देखेंगे, आंख का दबाव देखेंगे और देखेंगे आपकी नज़र कम तो नहीं हो रही और उसकी वजह क्या काला मोतिया है। पाकिस्तान में इसका क्या जदीद इलाज मौजूद है? सेकेंडली मुझे ये बताइए इसके लिए क्या कोई एज ग्रुप भी मैटर करता है कि किसी भी एज में ये हो सकता है? देखिए, होने को इसमें एक एज ग्रुप है, बच्चों में भी हो सकता है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उसको कंजेनिटल ग्लाकोमा कहते हैं, वो है। दूसरा 40 ईयर से अबव इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं उस वक्त ये ज़्यादा आ सकता है। बाकी अगर किसी की फैमिली में रन करता है तो किसी एज में भी आ सकता है, उसमें यंगर एज में भी पिकअप हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये काबिल इलाज है, और दूसरा पाकिस्तान में क्या जदीद इलाज जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है? नंबर 1 ये कि काला मोतिया का इलाज बिल्कुल मौजूद है। इलाज इस तरीके से मौजूद है कि जितनी बीमारी है वो रुक जाती है। जिस तरह मरीज़ मेरे पास शुगर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो ख़त्म नहीं होता, उसको आप रोक लेते हैं, वो बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी रुक किससे सकती है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए चीज़ है वो आप कतरे दे सकते हैं। कतरे नहीं है तो कुछ लेज़र हैं जिनसे आपका प्रेशर नीचे आ जाता है, और तीसरा है आप सर्जरी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उसकी जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसमें शायद को माइनर जो बहुत एक अर्ली माइक्रो इन्वेसिव जो ग्लाकोमा सर्जरी है वो अभी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी जितनी मेजर ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। मरीजों के लिए जो सहूलत है वो सारी मिलती है। सही। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इसके चांसेस को रोक सकते हैं? क्योंकि अब जेनेटिक भी हम कह रहे हैं इशू हो सकता है, तो वो अवामिल जिन पर अगर हम फोकस करें तो इसके चांसेस कम हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि जो चंद लोग हैं जो कुछ दवाइयों की वजह से जिनको काला मोतिया होता है, स्टीरॉयड्स ऐसे हैं, कोई अस्थमा के लिए खाता है स्टीरॉयड या कोई कतरों की सूरत में आंखों में डालता है, जिनको वो काला मोतिया बनना है, अगर वो डॉक्टर को एक बार चेक करा लें या उनको पता हो इस चीज़ के इससे काला मोतिया बन सकता है। क्योंकि कई बार आप आम केमिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको स्टीरॉयड के ड्रॉप दे देगा, वो कहेगा इससे आंखें सुर्खी और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर डालते हैं तो उससे काला मोतिया बन सकता है। कई लोग स्टीरॉयड के कतरे डाल के ब्लाइंड हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि काला मोतिया बन गया है। हमने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे भी पूछें उससे कहें कि स्टीरॉयड अगर आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे बता दें, और अगर मैंने ले ली है तो फिर मैं डॉक्टर को लाजमी एक बार अपना प्रेशर या आंख का दबाव चेक कराऊँ, चूँकि वो आंख में बढ़ जाता है जिससे आपकी आंख का पीछे डैमेज होता है। तो ये सबसे बड़ा वो है। और दूसरा, अगर आपकी किसी फैमिली में है तो उसका इलाज, उसका प्रिवेंशन ये है कि आप चेकअप ज़रूर कराएं, अपना प्रेशर चेक कराएं, आंख का पीछे पर्दे का मुआयना कराएं, फिर उसके साथ 2 टेस्ट होते हैं, OCT है या विजुअल फील्ड है, वो दोनों करके देखते हैं कि काला मोतिया है, और अगर है तो कितना है, और इसको फिर आगे प्लान आउट करना है कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। जिन लोगों को आंखों में मुसलसल दर्द रहती है, सो के उठे सर दर्द महसूस होता है, आंखों में रेडनेस रहती है, बोझलपन रहता है, थकावट सी रहती है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? नींद पूरी ना होना भी आंखों के मसाइल को जन्म देता है? जी, ये सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में आजकल जितनी बिजी लाइफ हो गई है बच्चों से लेके बड़ों तक की, उसके अंदर ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं मरीज से हमेशा पूछता हूँ आपकी नींद पूरी होती है कि नहीं पूरी हो। अगर पेशेंट की नींद पूरी ना हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से उसको हेडेक हो सकता है। हेडेक का दूसरा फैक्टर सबसे बड़ा हमारे मुल्क में जो है वो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है। मरीज़ समझता है कि मेरी उम्र 25 या 30 साल है, मुझे तो ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता, लेकिन कई मरीज़ आते हैं हमारे पास भेजते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो आंखें ठीक होती हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर। तीसरी चीज़ जो मीग्रेन या माइग्रेन, जो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं थोड़ी, जिससे हेडेक जनरेट हो जाता है। एक हेडेक जनरेट होता है और आंखों में आपको कई बार को फ्लैशेस ऑफ लाइट या इस तरह लाइटें डिफरेंट की बननी आती हैं, और उसके बाद हेडेक के बाद आपको नोजिया बहुत ज़्यादा होता है, और वो ठीक तब होता है जब आप सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं। तो ये एक बीमारी है जो बड़ी कॉमन बीमारी है, लोगों में, फैमिलीज़ में भी रन करती है, लेकिन इसका पता होना ज़रूरी है। लेकिन उसकी अलामत है कि वो वन साइडेड होती है, एक साइड पे होगी, या राइट साइड का हेडेक या लेफ़्ट साइड का, लेकिन हेडेक विद आपको नोजिया है या अपना दिल ख़राब होना। क्योंकि कई लोग समझते हैं शायद मुझे कुछ और है, लेकिन वो एक
बीमारी ऐसी जो कि लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करती, लेकिन उसका पता होना और वो जिन वजूहात से होता है उसको रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट करना, कई दवाइयाँ, कई चीज़ें खाने, उससे ज़्यादा होता है। यानी हमने अभी तक जितने इश्यूज बात किए, टाइमली डॉक्टर के पास जाना आपका बहुत मैटर करता है, बाकी इलाज हर चीज़ का मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है। सो एक आज लंबी लिस्ट है मेरे सामने। जिनकी कल बर्थडे है वो नंबर देख लें जी, हमें अपने नाम भिजवा दें, पिक्चर्स भिजवा दें। आज बर्थडे है राना जैन की, मोहम्मद इब्राहिम की, हम्माद की, और उसके बाद हुमायमा नूर की बर्थडे है, मोहम्मद अब्दुल्ला, नदीम अहमद और मदीहा इमरान। वासिफ की बर्थडे है, शहबाज उस्मान की, मोहम्मद हमदान की, मोहम्मद अहमद की। आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अभी हमने आना है मौसम की सूरत हाल की तरफ। बाहर का मौसम टुडेज वेदर में बताएंगे। हमारी रिपोर्टर कोमल हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हम जान लेते हैं मौसम कैसा है। जी ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर माहिरीन की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया है कि लाहौर शहर में 23 यानी कि मंगल के रोज़ से शहर लाहौर में एक सिस्टम दाखिल हो रहा है शुमाल मगरबी हवाओं का, जो कि बलाई इलाकों के साथ साथ मगरबी इलाकों को भी भिगोएगा और लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश बरसाने का सबब बनेगा, जो कि आइंदा 4 रोज़ तक इसी तरह से जो है वो लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने में नज़र आएंगी और बादल भी बरसेंगे। मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, हवाओं का सिलसिला चूँकि साकिन है, इस वजह से अच्छी खासी गर्मी का एहसास बता हुआ महसूस हो रहा है। शहरी पसीने से शराबूर भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जो है वो शहर लाहौर के बदलते मौसम की वजह से परेशान भी नज़र आ रहे हैं। वहीं बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी तकरीबन जो है वो इस वक्त 40 रिकॉर्ड किया जा रहा है, बारां बजे 41 रिकॉर्ड किया जाएगा और 1 बजे जो है वो 42 रिकॉर्ड किया जाएगा। 1 से 4 के दरमियान टेम्परेचर जो है वो 42 रहेगा और इसके बाद जो है वो हम मज़ीद देखेंगे जिस तरह ही 5 का टाइम क्रॉस होगा उसके बाद टेम्परेचर में जहाँ कमी आना शुरू होगी। वहीं जो है वो मौसम में तब्दीली के हवाले से भी आज ही इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं कि आज देर रात में लाहौर शहर में तेज़ आंधी जो है वो शहर लाहौर का रुख करेगी, जिसके बाद जो है वो मौसम में तब्दीली आएगी। और आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि शहर थोड़े से परेशान भी नज़र आ रहे हैं, गर्मी से सताए और निढाल भी नज़र आ रहे हैं। तो कल के बाद जो है वो उनके चेहरों पर भी हम खुशी देखेंगे और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत देखेंगे, जिसको इंजॉय करने के लिए हमारे शहरी जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बेताब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 दिन गुजरे हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर महसूस किया गया है और शहरी बहुत परेशान भी नज़र आए। तो अब जो है आने वाले दिनों में शहरियों के लिए अच्छी खबर सुनाई दी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल गर्मी है जी शहर में। आज किसकी बर्थडे है जी? अब्दुल्ला जब्बार की, हारिस रसूल की, अब्दुल रहमान की बर्थडे है, राना कोकब की बर्थडे है, असद, जैनब फातिमा, नवीद मलिक, काशिफ तालिब, मोहम्मद यूसुफ, फातिमा अली की भी आज बर्थडे है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद जबरान की भी आज बर्थडे है जी, एक और नाम ऐड कर लें। तो आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।